Hello students, welcome to D Academy YouTube channel and today we are going to see a new topic that is work and it is important for both 9th CBSE and 10th ICSE। तो बिना टाइम वेस्ट करे डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं और समझते हैं वर्क क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, हमने तुम लोग से पूछा व्हाट इज वर्क, या तुम कोई बैठ के काम कर रहे हो या तुम रीड कर रहे हो या कोई चीज लर्न कर रहे हो, तो क्या वो वर्क कहलाता है? नो। फिजिक्स की भाषा में या टेक्निकल भाषा में वर्क कब होता है? जब ये फैक्टर्स उसमें देखने को मिले। कौन कौन से फैक्टर्स देखने को मिलते हैं जब कोई भी वर्क होता है, वो देखते हैं। पहला फैक्टर लिखा है देयर मस्ट बी अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। अगर किसी बॉडी पे वर्क हो रहा है तो उस पर एक फोर्स हमेशा लगनी चाहिए, तभी वर्क होता है। सेकेंड, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट कॉज सम डिस्प्लेसमेंट। जो फोर्स बॉडी पे लग रही है उसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट लाना चाहिए बॉडी पे। डिस्प्लेसमेंट बोले तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन में चेंज आना चाहिए बॉडी के। थर्ड पॉइंट मेंशन है द डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स और इन द अदर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो, या तो जिस डायरेक्शन में तुम फोर्स लगा रहे हो बॉडी उधर ही डिस्प्लेस कर जाए या किसी दूसरे डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर जाए। अगर ये तीनों चीज हमें देखने को मिलती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जब हम फोर्स लगाते हैं तब कहते हैं हमने कोई वर्क किया, तब जाके वर्क डन होता है। तो लास्ट पॉइंट यही लिखा है इफ एनी ऑफ द अबव कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड नो वर्क इज डन। अगर ये तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हमारा कोई वर्क नहीं होता। आई होप वर्क कब होता है ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ वर्क। अब यहां पे देखते हैं वर्क की डेफिनेशन क्या है। वर्क इज सेट टू बी डन ओनली व्हेन अ फोर्स और इट्स कंपोनेंट कॉजेज अ डिस्प्लेसमेंट इन इट्स ओन डायरेक्शन। वर्क कब होता है बच्चों? जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो उसी डायरेक्शन में, उसी को क्या कहते हैं बच्चों? वर्क। ठीक, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? यहां पे लिखा है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर वर्क। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वर्क का क्या होता है? वर्क को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं, इक्वल टू फोर्स को हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को हम S से डिनोट करते हैं। तो ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वर्क डन का। ये समझ में आ गया होगा आई होप। वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? मल्टीप्लीकेशन। इसको और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या है? प्रोडक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, देखते हैं। इफ द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन other than the direction of applied force, then work done is given by the product of component of a force in the direction of displacement and displacement itself. अब ये बच्चों जो लास्ट पॉइंट लिखा है इसका मतलब क्या हो गया? मतलब हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट ना हो तब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? फॉर एग्जाम्पल देखो, ये हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, अब हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में और मेरा डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसका एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे हम लोग का ट्रॉली बैग होता है, जो हम ट्रॉली बैग में जिसमें हम अपना लगेज कैरी करते हैं, तो बैग को हम इस तरह से घसीटते हैं। देखो फोर्स ऊपर की तरफ लगती है लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? आगे की तरफ। ठीक, मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एक एंगल बनता है, मान लिया वो एंगल थीटा बन रहा है। ठीक, अगर ये फोर्स को हम रिजॉल्व करते हैं एंगल पे तो यहां पे इक्वेशन क्या आती है? F cos थीटा। तो अब F cos थीटा फोर्स लग रही है, डिस्प्लेसमेंट S हो रहा है वही डायरेक्शन में, तो यहां पे वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? W इज इक्वल टू F cos थीटा इंटू S। आई होप ये भी समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब आते हैं यूनिट ऑफ वर्क पे। अभी हम लोग ने फॉर्मूला देख लिया, W इज इक्वल टू F इंटू S। ठीक, अब सीजे सिस्टम में जो यूनिट ऑफ वर्क आती है वो अर्ग आती है। अब अर्ग कैसे आती है वो देखते हैं। अगर हमने वर्क की जगह लिख दिया 1 अर्ग, अब अगर हम सीजीएस सिस्टम में ये यूनिट को ड्राइव कर रहे हैं तो सभी को हमें सीजीएस सिस्टम में रखना पड़ेगा। व्हाट इज सीजीएस? सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। तो फोर्स को हमें सीजीएस में रखना पड़ेगा और फोर्स को जब हम सीजीएस में रखते हैं तो उसकी यूनिट क्या आती है? डाइन। हम लोग पढ़ चुके हैं, तो यहां हमने लिख दिया 1 डाइन।
डिस्प्लेसमेंट की सीजीएस यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर, तो यहां हमने लिख दिया 1 सेंटीमीटर। अब देखते हैं अर्क बनता कैसे है, डाइन, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं बच्चों, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही हमारा डाइन रहता है, ठीक। और यहां 1 सेंटीमीटर आगे और दिया हुआ है, तो यहां से 1 अर्क किसके इक्वल हो गया, 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये बन गया हमारा अर्क। आई होप समझ में आ गया होगा 1 अर्क कैसे बनता है। अब नेक्स्ट देखते हैं एसआई यूनिट ऑफ वर्क दैट इज जूल, वो कैसे आती है उसको भी जल्दी से समझ लेते हैं। जूल, 1 जूल, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब की हमें एसआई यूनिट डिराइव करनी है, ये हमें पता है वर्क की क्या होती है, जूल। अब ये 1 जूल बनता है कैसे ये देखते हैं। तो इस बार फोर्स की हमें कौन सी यूनिट रखनी पड़ेगी, एसआई। तो एसआई यूनिट में फोर्स किसमें होती है बच्चों, न्यूटन में, 1 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट किसमें रखना पड़ेगा, मीटर में, तो 1 मीटर रख दिया, ठीक। अब 1 न्यूटन कैसे बनता है हम लोग ये पढ़ चुके हैं, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या होता है हमारा 1 न्यूटन, और यहां पे 1 मीटर पहले से प्रेजेंट है, तो यहां पे क्या आ गया 1 kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, यही किसके इक्वल होता है 1 जूल के। तो यहां पे तुम्हें 1 अर्क कैसे आता है और 1 जूल कैसे आता है ये समझ में आ गया होगा। तो दोनों की यूनिट हमने डिराइव करके भी दिखा दी कैसे आती है। अब यहां पे दिखा है बिगर यूनिट्स ऑफ वर्क, तो वर्क की कुछ बड़ी यूनिट भी होती हैं। तो यहां जो पहली यूनिट लिखी है वो है किलो जूल। किलो का मतलब क्या हो गया 10⁻³ जूल। जूल को हम कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट लिखी है मेगा जूल। मेगा का मतलब 10⁻⁶ जूल, 10⁻⁶ जूल। और एक लिखी है गीगा जूल। ये सब वर्क की बड़ी यूनिट है, 10⁻⁹ जूल। आई होप ये सब समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। अच्छा, शॉर्ट में मेगा जूल को कैसे लिखते हैं बच्चों, कैपिटल M कैपिटल J, गीगा को कैपिटल G कैपिटल J, किलो को स्मॉल k कैपिटल J, ठीक। आई होप ये समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। ये वाले स्लाइड में देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्क, दैट इज एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क में क्या रिलेशनशिप होती है। वैसे यहां पे लिखी हुई है 1 जूल किसके इक्वल होता है बच्चों, 10⁻⁷ अर्क के। अब ये कभी कभी एग्जाम में डिराइव करने को भी पूछ लेता है, तो कैसे डिराइव करेंगे और वो जल्दी से देख लेते हैं। तो 1 जूल अभी हम लोग ने देखा बच्चों कैसे बनता है, 1 kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, यही 1 जूल के इक्वल आता है, ठीक। अब हम लोग को जूल और अर्क के बीच में रिलेशनशिप डिराइव करनी है, तो एक को हम एसआई यूनिट में रखा रहने दें और दूसरे वाले को सीजीएस में कन्वर्ट कर लें, हमारा काम बन जाएगा। और देखते हैं, तो 1 जूल यहां लिखा है, इधर वाली जितनी यूनिट लिखी है सबको सीजीएस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सीजीएस में हम जब केजी को कन्वर्ट करेंगे किस में आएगा, ग्राम में, और 1 kg में कितना ग्राम बच्चों, 1000 ग्राम, ठीक। फिर बच्चों यहां लिखा है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, तभी मीटर स्क्वायर बनता है, मतलब 2 बार आपस में मीटर को मल्टीप्लाई किया गया। तो इसको भी हम सीजीएस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम जानते हैं जब सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर में आएगी। तो 1 मीटर में बच्चों कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां मीटर स्क्वायर दिया था। और टाइम को भी एसआई में किस में लिखते हैं, सेकेंड स्क्वायर में, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां बच्चों क्या आ गया देखते हैं, 10 की पावर कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर 7। सब यूनिट को हम कंबाइन करके लिखें एक साथ, तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये 1 जूल के इक्वल आ गया, ठीक। अभी हम लोग ने देखा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है बच्चों, वही तो होता है अर्क के। तो 10⁻⁷ अर्क। तो ये बच्चों रिलेशनशिप आ गया किसके किसके बीच में, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क में। आई होप बच्चों ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक। हम लोग से जुड़े रहें नेक्स्ट टॉपिक के लिए, आगे मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू।